देखिए, जब तक आपकी आलोचना न करने वाला कोई हो ना, आपके अंदर सुधार नहीं हो सकता। आपकी आलोचना होना बहुत जरूरी है। आपकी कमियां निकालने वाला कोई ना कोई होना जरूर चाहिए, तभी आप सही रूप में निखर सकते हैं। समझ नहीं बात? अगर आपकी आलोचना नहीं होती तो आपके अंदर के दोष और गुणों का सही रूप में सभी को पता नहीं चल पाएगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव में सोवियत संघ के विखंडन में मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का योगदान है, या फिर और कुछ कारण हैं जिनके कारण सोवियत संघ का विखंडन होता है? तो आइए जानते हैं, विस्तार पूर्वक समझते हैं कि सोवियत संघ के विखंडन में मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों की कितनी भूमिका है और उससे पूर्व रहे राष्ट्रीय अध्यक्षों की क्या भूमिका है। विस्तार से जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। लास्ट क्लास में हमने समझ लिया कि सोवियत प्रणाली क्या है। आज मैं चल रहा हूं आपको समझाने मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के बारे में और उनकी नीतियों से हुए विखंडन के बारे में। क्या सच में सोवियत संघ के विखंडन में मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का योगदान है, या फिर और कुछ कारण हैं जिनके कारण सोवियत संघ का विखंडन होता है? तो आइए जानते हैं, विस्तार पूर्वक समझते हैं कि सोवियत संघ के विखंडन में मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों की कितनी भूमिका है और उससे पूर्व रहे राष्ट्रीय अध्यक्षों की क्या भूमिका है। विस्तार से समझते हैं और पढ़ते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। किस व्यवस्था? जो वहां की समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत सारी चीजों पर किसका अधिकार था? सरकार का अधिकार था। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। समाज में सरकार के विरुद्ध बोलने का जनता के पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। देखिए, जब तक आपकी आलोचना न करने वाला कोई हो ना, आपके अंदर सुधार नहीं हो सकता। आपकी आलोचना होना बहुत जरूरी है। आपकी कमियां निकालने वाला कोई ना कोई होना जरूर चाहिए, तभी आप सही रूप में निखर सकते हैं। समझ नहीं बात? अगर आपकी आलोचना नहीं होती तो आपके अंदर के दोष और गुणों का सही रूप में सभी को पता नहीं चल पाएगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव भी सोवियत संघ की उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सोवियत संघ की जो पार्टी होती है, सोवियत संघ की जो पार्टी होती है, साम्यवादी दल जो होता है, वो उनको करने से ऐसा रोकता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि जनता को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, जनता पूर्ण रूप से नियंत्रित होनी चाहिए, और जो जनता को हम कहेंगे जनता को वही चीजें करनी चाहिए। तो मिखाइल गोर्बाचेव लंबे समय से देख रहे थे कि सोवियत संघ पश्चिम से पिछड़ रहा है, पश्चिम से पिछड़ रहा है, और जनता में अंदरूनी आक्रोश पैदा हो रहा है। तो मिखाइल गोर्बाचेव इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सोवियत संघ में सुधार की नीति को अपनाने का प्रयत्न करते हैं और वो परिवर्तन को लाने का प्रयास करते हैं। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। मतलब आपके पश्चिम के देशों में टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर आ रहा था। मतलब यहां पर सूचना क्रांति हो रही थी। सूचना क्रांति का मतलब लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे, फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन इन सब चीजों का अभाव था। कहां पर? सोवियत संघ में। सोवियत संघ कहीं ना कहीं मानवीय विकास के मामले में पश्चिम के मुकाबले पिछड़ रहा था। इस बात का आभास मिखाइल गोर्बाचेव को हो गया, और वो जब आपकी साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं, तो वो इन सब चीजों में परिवर्तन लाने का और पश्चिम के देशों के साथ रिश्तों को सुधारने का प्रयास करते हैं और जनता को अधिकार देने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका ये फैसला कहीं ना कहीं सोवियत संघ में जो पुरानी व्यवस्था थी उसका एक विरोध पैदा कर देती है। जनता ये सब्र नहीं रख पाती। जनता सोचती है कि अगर हमने जल्दी से इस आजादी का लाभ नहीं उठाया तो हमारी इस आजादी को जल्दी ही हमसे छीन लिया है। तो जनता को जब आजादी मिलती है, जनता बेसब्र हो जाती है, और जनता अपेक्षा से अधिक
चीजों की मांग करने लगती है। सुनना भी ध्यान से। और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ को भी पश्चिमी देशों के मुकाबले में लाने का दम रखते थे, और अगर उनके मुकाबले में लाना था इनको, तो इनको सुधार करने की जरूरत थी। इनको अपनी नीतियों में सुधार करने की जरूरत थी। बिना नीतियों में सुधार करे बगैर, बिना नीतियों में सुधार किए बगैर सोवियत संघ को पश्चिम के मुकाबले में लाना असंभव था। तो मिखाइल गोर्बाचेव उन्हीं सुधारों की तरफ, उन्हीं सुधार नीतियों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं और सुधार नीतियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुनना। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। पश्चिम के साथ रिश्ते बेहतर करने और सोवियत संघ को एक लोकतांत्रिक स्वरूप देने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन भैया मिखाइल गोर्बाचेव भी तो नहीं थे ना सिर्फ, उनके अलावा भी तो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में व्यक्ति थे, मेंबर्स थे। वो तो अपनी शक्ति को अपने हाथ से नहीं जाने देना। देखो ताकत का एक नशा होता है, और जिन लोगों को ताकत का नशा हो जाता है ना, वो कभी भी उसे अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहते। आप ये समझिए कि मिखाइल गोर्बाचेव तो यूएसएसआर का विकास करना चाहते थे, लेकिन जो लोग यूएसएसआर की उस व्यवस्था में सत्ता का लाभ उठा रहे थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, इस शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन। क्यों? क्योंकि अगर परिवर्तन होता तो उनकी सत्ता उनके हाथों से चली जाती। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इन सुधारों को लागू होने नहीं देना चाहते थे। और पश्चिम से प्रतिस्पर्धा के कारण ही तो वो लोग इतना पैसा अपने सेना पर या कहिए कि हथियारों पर खर्च कर रहे थे, है ना। एक प्रकार से सेना पर जो पैसा खर्च होता है ना, आप ये समझ लीजिए कि वो पैसा व्यर्थ होता है, वो पैसा व्यर्थ होता है। सेना पर लगाया गया पैसा व्यर्थ होता है। मैं ये किस संदर्भ में कह रहा हूं? क्योंकि गोली से कोई प्रोडक्टिविटी होने वाली नहीं। गोली जान लेगी। गोली से कहिए कि आप कुछ बना लेंगे तो कभी भी संभव नहीं, लेकिन आप उद्योग लगाएंगे, आप विश्वविद्यालय बनाएंगे, तो उनसे आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, जो आपकी आय का साधन बनेगी, जो आपकी आय का साधन बनेगी, मतलब आपकी कमाई का साधन बनेगी। लेकिन बंदूक आपकी कमाई का साधन कभी नहीं बनती। समझ नहीं पा? बंदूक सिर्फ डर पैदा करती है, और डर भी कुछ ऐसा कि लोग अपनी आजादी को छोड़ देते हैं। आज पाकिस्तान जो बर्बादी की कगार पर है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस बंदूक की गोली का डर ही है, जो उनको सच बोलने नहीं देती, जो उनको सच बोलने नहीं देती। तो सोवियत संघ में भी कुछ ऐसा ही था। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ को उस मकर जाल से निकालना चाहते थे, और इस शत्रुतापूर्ण माहौल को खत्म करके सोवियत संघ को विकास की राह पर लेकर चलना चाहते थे। लेकिन जिन लोगों को सोवियत संघ की इस पुरानी व्यवस्था से लाभ मिल रहा था, वो किसी भी रूप में इस व्यवस्था को परिवर्तित होने नहीं देना चाहते थे। तो आगे सुनिए क्या होता है। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। आपको पता है, पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। देखो, आपको मैं बता देता हूं, आपके जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ये सॉफ्ट पावर पर्सन थे। इन्होंने अपने शासनकाल में सेना को उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं दी जितनी उनसे पहले के महासचिवों ने दे रखी थी। तो पूर्वी यूरोप से ये अपनी सेना को हटा लेते, पूर्वी यूरोप से अपनी सेना को हटा लेते। तो पूर्वी यूरोप की जनता में मैंने बताया ना, पूर्वी यूरोप की जनता में जन चेतना जागने लगी थी। किसके प्रति? अपने राष्ट्र के प्रति, कि हमें हमारे राष्ट्र का विकास करना है, हमें सोवियत संघ से कोई मतलब नहीं है, हमें सोवियत संघ से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा राष्ट्र प्यारा है, हमें हमारा राष्ट्र प्यारा है। समझ में बात? और इस राष्ट्रवाद की भावना के पनपने का कारण क्या था? इस राष्ट्रवाद की भावना के पनपने का कारण था पूरे के पूरे यूएसएसआर में रूस गणराज्य की
दादागिरी कि यूएसएसआर में कुछ भी होगा वो किसके अनुसार होगा? रूस गणराज्य के अनुसार। रूस जो कहेगा वही होगा। तो इन पूर्वी यूरोप के गणराज्यों में मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में, उससे पहले भी उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति, अपने गणराज्य के प्रति प्रेम उत्पन्न होने, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में वो प्रेम अपनी सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाता है, अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच जाता है और आजादी की मांग करने लगता है। आजादी की मांग करने लगता है कि भैया अब तो हमें सोवियत संघ के साथ नहीं रहना। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में सेना उस प्रकार से उत्तेजक रूप से काम नहीं कर रही थी या नियंत्रण नहीं रख रही थी जिस प्रकार का नियंत्रण मिखाइल गोर्बाचेव के शासन से पूर्व वो रखती थी। समझ में बात? अब सेना अब उस प्रकार का नियंत्रण नहीं रख रही है जिस प्रकार से पहले रखती थी। मतलब पूरा कंट्रोल रखता था आर्मी का कि अगर किसी ने भी सोवियत संघ के खिलाफ कुछ बोला तो सीधे गोली, केहू ना बोली, सीधे गोली वाली बात थी। अगर सोवियत संघ के खिलाफ बोले कुछ, दम, गोली, खत्म, नो विद्रोह, प्रोटेस्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव, मैंने बताया ना, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां लोकतांत्रिक थी और लोकतंत्र में तो प्रोटेस्ट लोकतंत्र की जान माना जाता है। लोकतंत्र की जान माना जाता है प्रोटेस्ट, विद्रोह, विरोध लोकतंत्र की जान है। अगर आपको आंदोलन करने की अनुमति नहीं है तो इसका मतलब आपके देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर आपको अपनी जन अभिव्यक्ति करने की आजादी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका देश लोकतांत्रिक रास्ते पर नहीं चल रहा है। ये बात आप जान लीजिए। समझ में बात? आगे सुनिए। देशों की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। समझ में? पहले अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां होती थी, सेना हावी हो जाती थी और जाकर जो लोग विरोध कर रहे होते हैं उनका दमन कर देती थी, उनको सीधे जान से मार देती थी। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में सेना उस रौद्र रूप में नहीं होती जिस प्रकार से पहले के शासकों के शासनकाल में होती थी। क्यों? क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव सॉफ्ट पावर पर्सन थे। मतलब वो जनता की आजादी, जनता के अधिकारों को महत्वपूर्ण समझते थे। मतलब उनका आदर करते थे। वो मानते थे कि जनता को उनकी आजादी मिलनी चाहिए, जनता को भी विरोध प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र के समर्थक थे। समझ में बात? आगे सुनिए। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरने लगी और यहीं से आपके सोवियत संघ के विखंडन का प्रारंभ होता है। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ को तानाशाही के मकड़ जाल से निकालना चाहते थे, लेकिन जनता उतना सब्र नहीं कर सकी। जिस कारण से यह कहिए कि जनता के अंदर यह डर था कि अगर ये शासक चला गया और दूसरा शासक कोई आया तो वो फिर हमें उसी जंजीर में बांध देगा जिस जंजीर में हम इतने लंबे समय से बंधे हुए। इसीलिए जब उनको मौका मिला, पिंजरा खुला, वो उस पिंजरे से आजाद होकर उड़ गए। उन्होंने सब्र करने का नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि अगर वो सब्र करते और मिखाइल गोर्बाचेव के स्थान पर फिर कोई तानाशाह आ जाता जो लोकतंत्र को नापसंद करता हो तो फिर उनकी आजादी कैद हो जाती। इसीलिए जब उनको मौका मिला, उन्होंने धैर्य नहीं, उन्होंने सीधे कहा कि हमें इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाना चाहिए, फिर मौका मिले या ना मिले। समझ में? इसीलिए कुछ लोग कहेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां ही सोवियत संघ के विखंडन का मूल कारण है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता क्योंकि कभी भी किसी भी घटना के घटने के पीछे सिर्फ एक घटना का योगदान नहीं होता, उससे पहले घटी अनेक घटनाएं उस घटना को घटने के लिए मजबूर करती हैं। समझ में पड़ा? जैसे मैंने आपको उस दिन समझाया था कि भारत को आजाद सिर्फ महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या फिर आपके
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं करा है। उनसे पहले जिन लोगों ने अपनी आहुति दी है, उन आहुतियों का परिणाम है कि भारत आजाद हुआ है। उनसे पहले जनता का जो विद्रोह था, विरोध था, 1857 के विद्रोह का भी परिणाम है, जिसने जनता के अंदर जन जागृति पैदा करी कि ये बाहरी लोग हैं और इनसे आजाद होना हमारा अधिकार है, ये हमें लूटने आ रहे हैं, ये हमें खसोटने आ रहे हैं, इनसे आजाद होना हमारा अधिकार। तो इसी प्रकार से पूर्वी जर्मनी के देशों में एक दिन में राष्ट्रवाद नहीं पैदा हुआ है। उनके मन में राष्ट्रवाद पैदा होने के पीछे मैंने बताया ना, रूस की तानाशाही थी। भाई कहने को तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों का राष्ट्र था, 15 गणराज्यों का राष्ट्र था, लेकिन पूरे सोवियत संघ पर एक गणराज्य की हुकूमत थी, है ना, वो रूस था। और रूस अपनी तानाशाही चलाता था, रूस अपने अनुसार सबको डोमिनेट करता था। तो ये चीज दूसरे गणराज्यों की जनता ज्यादा दिन तक स्वीकार नहीं कर पाती, समझ रही बात, ज्यादा दिन तक स्वीकार नहीं कर पाती। और जब उनको मौका मिलता है वो इस जंजीर को तोड़कर आजाद हो जाते हैं, समझ रही बात। आगे सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इसमें सोवियत संघ के विघटन की गति इससे सोवियत संघ की विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। मैंने बताया ना, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां बहुत अच्छी थी, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के और नेता थे वो इन सुधारों को लागू करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये सुधार लागू हो जाते तो उनकी जो स्पेशल पावर्स थी उनके हाथ से चली जाती, तो वो किसी भी रूप में मिखाइल गोर्बाचेव की इन नीतियों को इंप्लीमेंट नहीं होने देना चाहते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव की इन नीतियों को किसी भी रूप में इंप्लीमेंट नहीं होने देना चाहते थे, जिससे कि उनके विशेषाधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, उनके विशेषाधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। समझ आई बात? आई बात समझ? यही चीज होता है, वो किसी भी रूप में अपने विशेषाधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी आने देना नहीं चाहते। इसीलिए वो मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का विरोध करते। आगे सुनो, 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। एक तख्ता पलट मतलब मिखाइल गोर्बाचेव को सत्ता से हटा दिया था। तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका। जब तक जनता स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी, जनता को गर्म खून लग गया था, जनता ने गर्म खून का स्वाद चख लिया, जनता ने आजादी का स्वाद चख लिया था। अब उन्हें पुनः कैद कर पाना आसान नहीं था। मिखाइल गोर्बाचेव को सत्ता से हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी सोवियत संघ को बचाया नहीं जा पाता है। सोवियत संघ को बचाया नहीं जा पाता है। सुनना ध्यान से आगे। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वो कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते। जनता कम्युनिस्ट पार्टी के उस पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहती थी। यल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस यल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मार्क्सों से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। अब सत्ता मार्क्सों से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी, मतलब अब जो वो केंद्र सत्ता थी कम्युनिस्ट पार्टी की, वो सत्ता हटने लगी और सोवियत संघ के 15 के 15 गणराज्य अपने आप को आजाद घोषित करने लग जाते हैं कि अब हम कम्युनिस्ट, हम यूएसएसआर के पार्ट नहीं, अब हम यूएसएसआर के पार्ट नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों ने जनता को आजादी का स्वाद तो दिया, लेकिन फिर जब जनता के ऊपर पुनः वो बंदिशें लगने लगी, जनता ने फिर उन बंदिशों को अपने ऊपर लगने नहीं दिया। आप ये कह सकते हैं अगर ये कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू वो तख्ता पलट नहीं होता तो हो सकता था कि सोवियत संघ का विखंडन नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, लोग अपनी ताकत बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपनी ताकत, अपनी सत्ता को बचाने के लिए जी जान लगाया
लेकिन जनता को आजादी का स्वाद लग चुका था, जनता को आजादी का स्वाद लग चुका था। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी के मकर जाल में पुनः फंसने वाली नहीं थी, समझ में आया? अब जनता सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के उस पुराने शासन में, जहां जनता को चू तक बोलने की आजादी नहीं थी, उस शासन व्यवस्था में नहीं जाना चाहती। उस शासन व्यवस्था में नहीं जाना चाहती थी जिस शासन व्यवस्था में एक गणराज्य की का दबाव। हर गणराज्य चाहता था कि हमारा गणराज्य हमारे अनुसार चले, हमारी नीतियों, हमारी जरूरतों के अनुसार चले। इसीलिए यहां कहा गया, मार्क्सिस्टों से ताकत अब कहां जाने लगी? गणराज्यों की तरफ जाने लगी। हर गणराज्य अब अपने आप को अलग करना चाहता था, अपने गणराज्य को अपने अनुसार चलाना चाहता था, अपने अनुसार चलाना चाहता था। अगर भारत में भी हम ऐसे करें, देखो भारत में भी अगर हम किसी एक स्टेट के अनुसार सभी स्टेटों को चलाएं तो भारत में भी ये स्थिति बन सकती है, समझ में? कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट के अनुसार नहीं चलना चाहता भाई। महाराष्ट्र को अगर हम उत्तर प्रदेश के अनुसार चलाएंगे तो ये महाराष्ट्र की जनता के साथ सही होगा? या हम कहें कि महाराष्ट्र के अनुसार उत्तर प्रदेश को चलाएं तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सही होगा? क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि दोनों ही जनताओं की अपनी अलग अलग अपेक्षाएं हैं, तो अलग अलग अपेक्षाओं के अनुसार ही चलाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और यही चीज सोवियत संघ में नहीं हो पाई। सोवियत संघ में पूरे सोवियत गणराज्य को सिर्फ एक गणराज्य के अनुसार चलाया जा रहा है, जो कि अन्य गणराज्यों में विरोध की भावना को पैदा करता है। और मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में जब उन्हें आजादी के भाव मिलते हैं, आजादी का समय मिलता है, तो वो अपनी उस आजादी को पूर्ण आजादी में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं और वो उसमें सफल होते हैं। फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी के उस पुरानी शासन पद्धति में किसी भी रूप से नहीं जाते, जिस शासन पद्धति में उनके साथ शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, वो फिर उस शासन पद्धति में नहीं जाते। समझ में बात? आगे सुनिए। सत्ता मार्क्सों से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे, और ऐसा उन क्षेत्रों में हुआ जो यूरोप से लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि पश्चिमी यूरोप के देश कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये इच्छा पैदा होती है कि अगर सोवियत संघ से अलग होकर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं तो हमें सोवियत के साथ रहने की क्या जरूरत है। तो वो भी, और सोवियत जो यूरोप के देश थे वो इससे आजाद होते हैं, वो ही सबसे पहले आजादी का बिगुल बजाते हैं कि हमें सोवियत संघ के साथ अब नहीं है। और इस बिगुल में उनका साथ अमेरिका भी देता है कहीं ना कहीं। अमेरिका तो चाहता ही है कि सोवियत संघ टूट जाए और वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाए। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं इन टूटते हुए गणराज्यों को सहयोग प्रदान करता है और कहता है हाँ टूटो, मैं तुम्हें खड़ा करने में मदद करूंगा, आगे सुनो। और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। ये याद रखना कि किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के विखंडन की घोषणा होती है। किसके नेतृत्व में होती है? येल्त्सिन के नेतृत्व में। कब? 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, कौन से? रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत गणराज्य ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन बाकी गणराज्यों खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद
के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका। तो इस प्रकार से आपके सोवियत संघ का विखंडन होता है। और जो राष्ट्र सोवियत संघ के विखंडन के बाद आजाद होते हैं, उनको मिलाकर एक राष्ट्र कुल बनाया जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाता है। जैसे आज हम कॉमनवेल्थ कहते हैं ना, तो वो बनाया जाता है और इन सब देशों को आजाद घोषित कर दिया जाता है। और जो भी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? रूस को। और सोवियत संघ के अंतर्गत सोवियत संघ ने जितने भी दुनिया में करार किए थे, उन सभी करारों को निभाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? रूस को। सोवियत संघ की परमाणु शक्ति का दायित्व किसे मिलता है? रूस को। समझ रहे हो? सारी और आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की भूमिका भी किसको मिलती है? रूस को। मतलब रूस को ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार आपके सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है। तो क्या आप सब मानते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां सोवियत संघ के विखंडन का कारण है, या उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं वो सोवियत संघ के विखंडन का कारण है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।